डियर स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, जूलॉजी को 3 पेपर में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट पेपर के रूप में लोअर नॉन कोर डेटा, सेकेंड पेपर के रूप में हायर नॉन कोर डेटा एवं थर्ड पेपर के रूप में सेल बायोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री के रूप में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं आपका जूलॉजी के थर्ड पेपर को आपके एग्ज़ाम तक पूरी तैयारी करवाऊंगा। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, आपने 9th 10th इवन छोटी क्लासेस में सजीवों के बारे में अध्ययन किया था। आपने पढ़ा था कि 2 तरह के सजीव होते हैं, एक पादप और दूसरे प्राणी। अपने जूलॉजी विषय की बात करेंगे, अर्थात हम प्राणियों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राणियों का शरीर एक अथवा बहु कोशिकाओं का बना होता है। तो हम कोशिका की विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइटोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि साइटोलॉजी है क्या। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। बाद में साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी द्वारा विस्थापित कर दिया गया। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं के अध्ययन के साथ साथ कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिका अंगकों अर्थात सेल ऑर्गेनेली जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम इत्यादि का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि साइटोलॉजी का क्षेत्र बहुत कम होता है, जबकि सेल बायोलॉजी के अंतर्गत अधिक विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसलिए साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी द्वारा विस्थापित कर दिया गया। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि प्राणियों का शरीर एक कोशिकीय अथवा बहु कोशिकाओं से बना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं में सिर्फ कोशिकीय अंगकों के अध्ययन के साथ साथ कोशिकाओं के अंदर अर्थात प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रसायनों का अध्ययन भी किया जाता है और इस अध्ययन को हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत लेते हैं। और इन कोशिका अंगक जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा बनती है, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन बनती है, अन्य बहुत से कोशिका अंगक अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं। इन सभी को हम सेल फिजियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अगर हम एक सेल की बात करें तो हम इसको अपनी कक्षा से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक कक्षा में हमारे चारों तरफ बाउंड्रीज पाई जाती हैं और उसके अंदर हम एक कक्षा के रूप में या क्लास के रूप में बैठे हैं। तो एक कक्षा की जो बाउंड्री है उसे हम सेल मेम्ब्रेन द्वारा कंपेयर कर सकते हैं और जिस प्रकार हम कक्षा में बैठे हैं उसकी तुलना हम कोशिका अंगकों से कर सकते हैं। और हमारे जैसे अलग अलग कार्य हैं उसी प्रकार अलग अलग कोशिका अंगकों के भी कार्य डिफरेंट प्रकार के हैं। कोशिकाओं को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं
जैसे कि कशेरुकियों के अंडे। इन कशेरुकियों के अंडों के अतिरिक्त हम सभी कोशिकाओं को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अतः इनका अध्ययन करने के लिए हमें विशेष प्रकार के लेंसेज, माइक्रोस्कोप, अधिक विस्तृत माइक्रोस्कोप जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। क्योंकि माइक्रोस्कोप का विकास धीरे धीरे हुआ है, जब शुरुआत में सन 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में अध्ययन किया था, तो उसने बताया कि कोशिका एक मधुमक्खी के छत्ते के समान षटकोणीय प्रकृति की होती है, और उसने अपना अध्ययन कार्क की छाल का अध्ययन माइक्रोस्कोप के अंदर किया। परंतु रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका को लगभग 40 टाइम बड़ा ही दिखा पाया, और उसने उसकी खोखली संरचना का अध्ययन के कारण लैटिन वर्ड से सेल्ला शब्द का प्रयोग किया। लैटिन भाषा में सेल्ला का मतलब होता है खाली जगह, अर्थात खाली कोष्ठक। क्योंकि उसने अपने अध्ययन में जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ता शहद निकलने के बाद खोखला दिखाई देता है, अर्थात प्रतीत होता है, उसी प्रकार उसने कार्क की कोशिकाओं का अध्ययन किया था, और उसी सेल्ला से ही कोशिकाओं का नाम अंग्रेजी में सेल पड़ा। उसके बाद 17वीं शताब्दी के आखिर में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया, और उसने अपने माइक्रोस्कोप को लगभग 300 टाइम्स बड़ी करके संरचनाओं का अध्ययन किया। और 18वीं शताब्दी में विल्सन इत्यादि ने भी माइक्रोस्कोप के ऊपर अध्ययन किया, और 18वीं शताब्दी के बाद विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप की खोज शुरू हुई। और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की खोज या विकासीय क्रम बढ़ता गया, वैसे वैसे कोशिकाओं का एवं कोशिका के अंदर स्थित अन्य अंगों के अध्ययन की शुरुआत हो सकी। कोशिका के अध्ययन को शुरू करने से पहले हम कोशिकीय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसे कि स्लाइड में जैसा दिखाया गया है, जिसका नाम सेल थ्योरी रखा गया है। सेल थ्योरी क्या है, और इसके बारे में सेल थ्योरी के बारे में बताने का श्रेय मुख्यतः दो वैज्ञानिकों को जाता है, जिनमें प्रमुख हैं श्लीडन एवं शेवान। क्योंकि श्लीडन एवं शेवान ने कोशिकाओं के बारे में अनेक बातें बताई। श्लीडन 1838 जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने प्लांट्स के पार्ट्स के ऊपर चर्चा की, और एक जर्मन जूलॉजिस्ट 1839 जिसका नाम था शेवान, उसने कोशिकाओं के ऊपर अध्ययन किया, और दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत की। और उन्होंने सेल थ्योरी के संबंध में अनेक बातें रखी, और उन्होंने बेसिक कंपोनेंट के बारे में बात की। उनके अनुसार स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, अर्थात सेल जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई है। नंबर 2, सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है,
अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सजीवों का शरीर, जिसमें पादप भी आगे और प्राणी भी आगे, अर्थात सजीवों का शरीर एक अथवा बहु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर थर्ड पॉइंट उन्होंने यह रखा कि सेल्स इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाएं जीवन की क्रियात्मक इकाई है, अर्थात शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो कोशिकाओं में संपन्न होती हैं, चाहे वो उत्सर्जन की क्रिया है या फिर रेस्पिरेशन की है, डाइजेशन है इत्यादि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। नंबर 4 है सेल्स इज हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाएं जीवन की आनुवंशिक इकाई है, अर्थात इन्हीं कोशिकाओं द्वारा हेरिडिटरी करैक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जैसा कि आपने +1 और +2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अध्ययन किया। श्लीडन एंड शिवान ने आर विर्चो द्वारा प्रतिपादित एक टर्म का प्रयोग किया, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, अर्थात ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यह शब्द टर्म आर विर्चो ने रखी, अर्थात कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, और यह विर्चो ने 1858 में इस बात को रखा। जैसा कि हमने अभी सेल थ्योरी के बारे में बात की, ज्यों-ज्यों माइक्रोस्कोप का विकास बढ़ा त्यों-त्यों सेल्स के बारे में हमें बहुत सी बातें सामने आने लगी, परंतु श्लीडन एंड शिवान द्वारा रखी गई सेल थ्योरी के भी अनेक एक्सेप्शन थे, जिनके ऊपर कि श्लीडन एंड शिवान थ्योरी का नियम लागू नहीं होते। उन नियम के अनुसार नंबर 1, अगर हम वायरस और बैक्टीरिया की बात करें या प्रोटोजोन की बात करें, ये सभी, इन्हें हम प्राणी भी कह सकते हैं या नॉन लिविंग मटेरियल भी कह सकते हैं। ये प्राणी अपवाद है। अगर हम बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोन की बात करें तो प्रोटोजोन प्राणियों में सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती है, इसलिए प्रोटोजोन को पहले यूनिसेलुलर एनिमल कहा जाता था, परंतु बाद में उन्हें एसेलुलर एनिमल कहा जाने लगा, अर्थात अकोशिकीय जीव। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रोटोजोन प्राणी की जो एक कोशिका है वो कोशिका के समान कार्य न कर पूरे प्राणी के समान कार्य करती है, जिस कारण उन्हें अकोशिकीय जीव अर्थात एसेलुलर जीव कहा जाना उचित समझा। वायरस एक इसके अन्य अपवाद है। वायरस इसलिए अपवाद है क्योंकि वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। वायरस में नॉन लिविंग कैरेक्टर्स जो मुख्य है उसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अर्थात जिस प्रकार से इनऑर्गेनिक एवं ऑर्गेनिक पदार्थ में क्रिस्टलीकरण का गुण पाया जाता है, सेम गुण वायरस में पाया जाता है। वायरस में अपना कोई एंजाइम सिस्टम नहीं होता। नंबर 3, वायरस में किसी भी स्टिमुलाई के प्रति संवेदना नहीं होती और वायरस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती।
यह वायरस के नॉन लिविंग करैक्टर्स थे। अगर हम वायरस के लिविंग करैक्टर्स के ऊपर चर्चा करें तो उनमें कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई अर्थात गुणन की अक्षमता पाई जाती है। जब कोई वायरस किसी प्राणी या पादप के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह होस्ट के शरीर में जाकर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, प्रॉपर्टी ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन। इसमें उत्परिवर्तन की अक्षमता होती है, अर्थात वायरस प्राणियों के शरीर में ही उत्परिवर्तित होता है और वायरस में ही इनहेरिटेबिलिटी का गुण भी पाया जाता है, अर्थात एक वायरस 2 में, 2 से 3 में, 3 से 6 में जस्ट डुप्लीकेट होने की प्रवृत्ति होस्ट प्राणी के शरीर में होती है। अगर वायरस होस्ट प्राणी के शरीर से बाहर है तो वह निर्जीवीय लक्षण प्रदर्शित करता है। थैंक यू वेरी मच।